हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, देखा भी है। अगर कोई उसके लिए कोई सजेशन हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं ये भी पता चलेगा। पहले तो हम लोग टॉपिक कवर किए थे, WSM आपका खत्म हो गया था, उसमें इसके साथ था एक PSC जो लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक और यूनिट 2 का LSM खत्म किया था। इसका 2.2 बोले थे IS कोड का स्पेसिफिकेशन है, जो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपको पता चलते जाएगा। यूनिट 3 में था आपका सिंगली रेनफोर्स डिजाइन करने के लिए सिंगली जो रेनफोर्स्ड बीम था वो उसका एनालिसिस और उसका डिजाइन, किस तरह से स्ट्रेस ब्लॉक बनता है, किस तरह से स्ट्रेन डायग्राम वेरी करता है, ये चीज हम लोगों ने देखा था। इसका डिजाइन कैसे होता है। अभी हम लोग चौथा नंबर में हम लोगों ने देखा था कि डबली का कैसे डिजाइन करते हैं। डबली जो रेनफोर्स्ड बीम था उसका किस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं, इसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो डबली तक हमने देख लिया था। आज एक और यूनिट है जो कि 5वां यूनिट है, शियर बॉन्ड वाला है। ये चीज हम ये मान के चल रहे हैं कि ये थ्योरी पेपर है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़े तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमको जरूरत है। अगर ज्यादा स्ट्रेंथ के स्टूडेंट को जरूरत होगा तो इसका भी वीडियो बना देंगे, अदरवाइज ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। ये वीडियो मजबूरी में बन रहा है, ऐसा नहीं कि हम शौक से वीडियो बना रहे हैं। ये आप लोग का जरूरत था इसलिए बना रहे हैं। हम पेड़ में थे कि नहीं बनाए, लेकिन आप लोग का दया दुआ जो कहिए इस कारण से बना दे रहे हैं। तो हम लोग आज यूनिट 5 नहीं पढ़ के यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं, यानी टी बीम का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टी बीम पढ़ेंगे, उसके बाद स्लैब, उसके बाद कॉलम। अगर आप चाहते हैं कि शियर बॉन्ड का बने तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अदरवाइज हम लोग आज टी बीम पढ़ने वाले हैं। टी बीम क्या होता है, किस तरह से आया टी बीम, टी बीम बनाने का फायदा क्या हुआ। हम लोगों ने सिंगली रेनफोर्स जो रेक्टेंगुलर पढ़े थे, डब्ल्यू भी पढ़े थे, रेक्टेंगुलर पढ़े थे। तो आखिर रेक्टेंगुलर से काम क्यों नहीं चला, हमको टी बीम बनाने का क्या फायदा हुआ, क्यों हम लोगों ने टी बीम के पास आया, ये चीज हम लोग देखेंगे कि टी बीम क्यों बना। हाँ चलिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 का फ्लेंज्ड सेक्शन। फ्लेंज्ड बीम कहिए या फिर सेक्शन कहिए, बीम का सेक्शन कहिए। तो फ्लेंज्ड बीम में किस तरह से क्यों इसका जरूरत पड़ा, कैसे आया। देखिए, जैसे हम लोग जनरली डिजाइन करते हैं, स्लैब वगैरह डिजाइन करते हैं। अगर स्लैब वगैरह आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ इस तरह का सेक्शन देखा होगा। ये आपका इंड वाला सपोर्ट वाला है, फिर इस तरह से स्लैब और जो बीम होता है एक ही साथ कास्ट किया जाता है। यही होता है आपका, यहीं से निकल के आता है आपका फ्लेंज्ड सेक्शन। फ्लेंज्ड सेक्शन, आखिर फ्लेंज्ड बार बार करें, फ्लेंज का मतलब क्या है। ये फ्लेंज का मतलब कुछ और नहीं है, ये जो स्लैब का पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, यही फ्लेंज्ड है। अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग इस तरह से कट करते हैं तो यहां तक आप देखिएगा तो आपको टी बीम दिखेगा। ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये टी बीम का शेप दिखेगा। और जबकि साइड वाला जो इंड कॉर्नर का जो दिखेगा, ये टी बीम दिखेगा। ये टी बीम, एल बीम दिखेगा और ये टी बीम दिखेगा। यानी कि जो इंड कॉर्नर पे जो आपको बीम दिख रहा है सपोर्ट वाला, वो एल बीम है, और जो इंटरमीडिएट साइड वाला, जो इंटरमीडिएट यानी जो बीच में है, वो टी बीम है। और क्या होता है कि जो टी बीम का जो अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फ्लेंज। और जो नीचे फ्लेंज सेक्शन, फ्लेंज का जो नीचे वाला पोर्शन, ये जो फ्लेंज हुआ, फ्लेंज का जो नीचे वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेब, या फिर इसी को बोला जाता है रीब। इसको बोलते हैं रीब। इसी तरह से एल सेक्शन में जाएंगे तो एल सेक्शन का ये जो अपर वाला पोर्शन हुआ, अपर जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्लेंज। और जो नीचे वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, वर्टिकल वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वेब या फिर रीब ऑफ एल बीम। ठीक है, तो यहां पर से आया है आपका फ्लेंज सेक्शन या फिर फ्लेंज बीम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका फायदा क्या हुआ। जो हम लोग फ्लेंज सेक्शन बना रहे हैं, इसका फायदा क्यों हुआ, क्यों हम लोग एल सेक्शन बनाए। अभी तक हम लोग डिजाइन करना सीखा था रेक्टेंगुलर सेक्शन, चाहे वो डबली होता था या फिर सिंगली होता था, डिजाइन करना सीखा था रेक्टेंगुलर। लेकिन क्यों जरूरत पड़ा कि हम टी बीम बनाएं। आखिर टी बीम बनाने का हमको फायदा क्यों है, क्यों हम टी बीम बना रहे हैं, आखिर फायदा है या फिर घाटा है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं अभी। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि क्या एडवांटेज हुआ, एडवांटेज ऑफ टी बीम। टी बीम का क्या एडवांटेज है, क्यों हम लोगों ने टी बीम पढ़ा। हाँ, एक चीज और बात, जब हम अभी बता रहे थे कि आपका टी बीम का सेक्शन इस तरह का होता है और एल बीम का सेक्शन कुछ इस तरह का होता है, अभी हमने यही बताया।
एल बीम का सेक्शन इस तरह का होता है, टी बीम का सेक्शन इस तरह का होता है, इसको फ्लेंज्ड बीम बोलेंगे। अगर ये एल इन्वर्टेड हो गया, इस तरह से हो गया अगर, तो ये भी फ्लेंज्ड बीम है, इसका भी डिजाइन उसी तरह से करते हैं जिस तरह से इसका या फिर इसका करते हैं। तो ये हुआ इन्वर्टेड एल बीम, इन्वर्टेड एल बीम, और ये जो हुआ आपका इन्वर्टेड टी बीम। तो ये भी फ्लेंज सेक्शन के ही अंदर में होता है, क्यों? क्योंकि इसका भी एक सेक्शन फ्लेंज्ड है और एक सेक्शन वेव है, तो फ्लेंज्ड है तो फ्लेंज्ड बीम बोलेंगे ही बोलेंगे। तो आखिर फायदा क्या हुआ, हम लोग क्यों बना रहे थे ऐसा? रेक्टेंगुलर बनाने से काम चल रहा था या नहीं चल रहा था? रेक्टेंगुलर बनाने से हमने देखा था काम चल रहा था, लेकिन टी बीम बनाने से क्या फायदा हो रहा था, ये चीज देखेंगे। तो देखिए, हाँ, यही जो टी बीम आया है ये और कहीं से नहीं बल्कि आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन से ही इसको ट्रांसफॉर्म किया गया। जैसे मान लीजिए कि आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाते थे तो आपको याद होगा कि मान लीजिए अगर ये बीम होता था तो इस तरह से रेक्टेंगुलर सेक्शन होता था। आप जो एरिया ऑफ स्टील, जो टेंशन स्टील लगाते थे वो टेंशन जोन में यानी कि नीचे लगाते थे, ऊपर से लोड लगता था तो टेंशन जोन नीचे क्रिएट होता था। और उसके बाद क्या था कि ये इसका मान लीजिए कि अगर न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, आपका नहीं बीम का, ठीक है, आपका नहीं बीम का न्यूट्रल एक्सिस है। तो चलिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो अभी हम लोग इसी से बनाएंगे, क्या बनाएंगे? टी बीम बनाएंगे। अभी ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा था एजम्पशन में ही एलएसएम के पढ़े थे कि आपका जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता था वो ऊपर वाला पोर्शन में कंक्रीट होता था, और वो जो कंक्रीट था वो कंक्रीट कंप्रेशन लेता था, यानी कि उसका यूज होता था, और नीचे वाला जो कंक्रीट था वो टेंशन लेता था। और हम ये मान के चलते थे कि आपका जो कंक्रीट है टेंशन जोन में वो नेग्लेक्ट कर लेते थे, यानी कि वो हम ये मान के चलते थे कि क्रैक्ड है, वो स्ट्रेस नहीं ले रहा है, वो टेंशन स्ट्रेस नहीं ले रहा है। तो यानी कि नीचे जो टेंशन जोन में जो कंक्रीट था उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे, यानी उसका कोई यूज नहीं था। तो उसका यूज था केवल कि बार को बॉन्ड प्रोवाइड करता था और एक कनेक्शन प्रोवाइड करता था, यही था उसका यूज, और कुछ नहीं था। बार को एक पोजीशन में रखता था, एक बॉन्ड प्रोवाइड करता था, और कुछ नहीं। तो यानी कि नीचे वाला कंक्रीट का कुछ यूज नहीं था। तो यहाँ पर जब यूज नहीं है तो उसका रहने का क्या मतलब? उसको हटा दीजिए, तो उसको हटा दे रहे हैं। देखिए, ऊपर वाला कंक्रीट को जस का तस रख रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला जो कंक्रीट है उसको रख रहे हैं उसी तरह से, और जो नीचे वाला कंक्रीट है उसको हम उतना ही रखेंगे जितना में मेरा बाड़ लग जाए। यानी कि बाड़ लगने के लिए हम लोग मान लीजिए कुछ इस तरह से इतना ही हम लोग कंक्रीट प्रोवाइड किए, इतना हमने कंक्रीट प्रोवाइड किया। ये आपका बार है, 2 बार अभी भी है, उतना ही एएसटी लग रहा है। ये आपका एरिया ऑफ स्टील हुआ इन टेंशन जोन, अभी भी एएसटी है। तो आपका कितना कंक्रीट जो है सो बाहर आ गया, यानी कि नहीं लगाए, इतना कंक्रीट जो आप फालतू में लगा रहे थे, इतना कंक्रीट आपका वेस्ट हो रहा था। ये कंक्रीट हटा दिए, अभी भी सब चीज वही है। आपका लीवर आर्म यानी कि अगर कंप्रेशन आपका सी ये है, टेंशन टी ये है, तो लीवर आर्म ये हुआ, अभी भी लीवर आर्म वही है, कंप्रेशन ये है, टेंशन ये है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। आप फॉर्मूला अगर लगाइएगा 0.36 FC के एक्सिव इंटू बी और डी माइनस 0.42 एक्सिव, तो क्या कोई चेंज हो रहा है? FC के तो आपको पता रहेगा, एक्सिव भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एरिया ऑफ स्टील अगर बढ़ाते या घटाते तब आपका एएसटी अगर बढ़ाते या घटाते तब आपका एक्सिव चेंज होता था। एक्सिव हम घटा रहे हैं, नहीं घटा रहे हैं, क्योंकि एएसटी आपका एकदम सेम है। अभी बी तो कांस्टेंट है आपका, बी वही है। डी आपका इफेक्टिव डेप्थ भी चेंज नहीं हो रहा है, जो ऊपर से आप जो ले रहे हैं सरिया का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस, वो भी आपका चेंज नहीं हो रहा। डी एक्सिव नहीं चेंज हो रहा था। आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं। आपका फायदा क्या होगा कि आपका जो इतना कंक्रीट जो वेस्ट हो रहा था अब उसको हम लगाएंगे ही नहीं। तो ये फायदा हुआ आपका। अभी तक कितना सेक्शन बनाए हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक चीज देखिएगा, पहला काम क्या किए कि आपका इसको मान लीजिए कि आपका फिगर 1 है, इसको फिगर 2 मान लीजिए। तो जो A1 है बराबर, A1 बराबर नहीं, A1 इज ग्रेटर देन A2 है, यानी कि A2 में आपका एरिया घट गया। अब जो तीसरा हम लोग बनाएंगे, ये क्या होता है, तीसरा जब हम बना रहे हैं सेक्शन,
तो इसमें कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका कंप्रेशन में स्टील था उतना ही एरिया लेंगे, उसका वॉल्यूम कंक्रीट का या फिर इतना उतना ही एरिया रखेंगे, लेकिन इसका बी जो है बढ़ा देंगे। कैसे? आपको उतना ही कंक्रीट रखना है लेकिन उसका बी बढ़ा दीजिए। तो बी जब बढ़ाइएगा तो जाहिर सी बात है जब आप बी बढ़ा रहे हैं तो आपका ये जो डेप्थ है वो घटेगा। आपको इतना ही कंक्रीट को बिछाना है, फैलाना है, तो क्या कर रहे हैं, बी हम कर रहे हैं कि बढ़ा दीजिए, और डी कह रहे हैं इतना दूर का जो डेप्थ है वो तो घटेगा। अगर बी बढ़ा रहे हैं तो डी घटेगा, तो डी हमने घटा दिया। कंक्रीट सेम है, ऊपर का जो कंप्रेशन जोन का कंक्रीट है उतना ही कंक्रीट को हम लोग बी बढ़ाकर अगर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका डी जो है तो घट जाएगा। अगर डी घटता है तब आपका टी बीम कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए आपका टी बीम बन गया। फायदा क्या हुआ अभी दिखेगा। ठीक है, क्या किए कि आपका अब ये जो बी था ये आपका बी था, अभी हम लोग बी बढ़ा दिए तो इसको बी, इस बी को बोलते हैं, अगर बी बढ़ा दिए तो इसको बोलते हैं बी एफ, यानी कि बी एफ का मतलब हुआ इफेक्टिव विड्थ। बी एफ मतलब आप समझिए इफेक्टिव विड्थ। ठीक है, ये हुआ आपका इफेक्टिव विड्थ। तो हम लोग बी एफ आपको मिल गया। आपका एरिया ऑफ स्टील जो है यहीं पे है अभी, ए एस टी। तो आपका फायदा क्या हुआ, A1 इज ग्रेटर देन A2, यानी कि एरिया घट गया था इसमें। अब क्या कर रहे हैं कि एरिया तो आपका सेम है, एरिया नीचे वाला टेंशन जोन का तो कुछ कार्य किए नहीं है, ऊपर वाला जो कंप्रेशन जोन था तो केवल इस वाला पोर्शन को बी बढ़ाएंगे तो डी घट जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ कंक्रीट वही है, यानी कि A3 आपका सेम है A2 का। अब क्या हुआ, फायदा क्या हुआ इस तरह से करने से, हम बी बढ़ाने का फायदा क्या हुआ आपका कि देखिए अब क्या करते हैं कि आपका लीवर आर्म देखिए, तो लीवर आर्म 1 का और 2 का सेम रहेगा। कैसे? कहा है कि हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, आपका कंप्रेशन फोर्स यहीं पर लग रहा है, टेंशन फोर्स यहीं पर लग रहा है स्टील पे, तो आपका लीवर आर्म 1 इक्वल टू लीवर आर्म 2 होगा। लेकिन आपका क्या होगा कि यहाँ पर हम डी आपका घट गया है, ऊपर चला गया है, तो आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस भी ऊपर शिफ्ट करेगा। न्यूट्रल एक्सिस अब क्या हो जाएगा, इसका कुछ ऊपर शिफ्ट करेगा, यानी कि अब इसका न्यूट्रल एक्सिस यानी कि NA ये हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आप जब लीवर आर्म निकालते हैं तो d माइनस 0.42x यू करते हैं, तो आपका जब d घटेगा तो क्या होगा, लीवर आर्म घटेगा, तो लीवर आर्म सॉरी बढ़ेगा, यानी कि ऊपर से जो डेप्थ है ये वाला जो डेप्थ है ये वाला डेप्थ घटेगा। पहले ये डेप्थ कुछ इधर आता था, अभी ये घट जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका लीवर आर्म अब बढ़ गया। पहले लीवर आर्म ये था, अब जो है लीवर आर्म ये हो गया, यानी कि जब लीवर आर्म बढ़ गया आपका तो क्या होगा, लीवर आर्म बढ़ेगा तो आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि एमआर बराबर आप बोलते हैं कि फोर्स इनटू लीवर आर्म, यानी कंप्रेशन फोर्स या फिर टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो आपका जब लीवर आर्म बढ़ा रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स टेंशन फोर्स आपका सेम रह रहा है, लेकिन आप लीवर आर्म जब बढ़ा दीजिएगा तो आपको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है यही तो बढ़ाना था आपको, जब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कि आपका इफिशियंट हो गया सेक्शन। आप सब चीज वही यूटिलाइज कर रहे हैं, आप कंक्रीट का केवल सेक्शन चेंज किया, आपका कंक्रीट घट गया है, आपका लीवर आर्म बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आपका कम खर्चा में ज्यादा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दे रहा। तो यानी आपका तीसरा नंबर में क्या हो रहा है कि MR1 इक्वल टू MR2 था, जबकि MR3 जो है वो बढ़ जाता है MR2 से। तो यही आपका एडवांटेज हो गया। पहला एडवांटेज क्या हुआ कि आपका एरिया जो है कुछ घट गया, जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये इकोनॉमिकल हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो गया पहला चीज। और दूसरा चीज क्या होगा कि जब आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये इफिशियंट हो जाएगा, इफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका मेन फायदा हुआ लीवर आर्म का। नोट्स में आपको मिल जाएगा कि आप इसका थ्योरी टाइप से मिल जाएगा लिखा हुआ, तो आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, इसमें कुछ और खास नहीं है। ये आपके सिलेबस में केवल इसमें आगे चल के हम बढ़ाएंगे 3 गो केस होता है, तो आपको एक ही केस पढ़ना है, लेकिन हम चाहते हैं कि वीडियो आपको प्रोवाइड कर दे, लेकिन समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पास टाइम है, हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं हो। तो चलिए, तो हम लोगों ने देखा था अभी तक कि आपका टी बीम बनाने का क्या मेन एडवांटेज था। तो एडवांटेज क्या था, आपका एरिया घट रहा था, तो जाहिर सी बात जब एरिया घटेगा तो सेल्फ वेट घटेगा उसका। ठीक है, तो जब सेल्फ वेट में घटेगा तो आप ज्यादा बड़ा सेक्शन बना सकते हैं। और क्या था कि आप लीवर आर्म आपका बढ़ने के कारण मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा था। ठीक है, तो ये मेन फायदा था। तो कोई अगर पूछे कि आपका प्लेन सेक्शन है क्या, तो प्लेन सेक्शन आप जो कह दीजिएगा टी बीम को प्लेन सेक्शन कहते हैं। ठीक है, टी बीम को, तो क्या हर एक टी बीम प्लेन सेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है?
क्यों कि आपका उसका फ्लेंज, जैसे मान लीजिए कि ये आपका फ्लेंज हो गया, ये वेब हो गया, तो आप देख रहे हैं ये और एक ये सेक्शन बनाते हैं, ये सेक्शन बनाइए, ठीक है, एक सेक्शन 1 बनाए, एक सेक्शन 2 बनाए, तो किसको हम लोग बोलेंगे फ्लेंज सेक्शन। देखिए आपका जो ये फ्लेंज है और वेब है, दोनों में रिलेटिव मूवमेंट हो सकता है, इसका स्टील ऊपर अलग है, इसका स्टील ऊपर अलग, नीचे अलग है, तो यानी कि कंप्रेशन जोन का स्टील अलग है, टेंशन जोन का स्टील है अलग है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये फ्लेंज सेक्शन है, FLANGED फ्लेंज सेक्शन, ये नहीं होगा। कब होगा फ्लेंज सेक्शन कि जब आपका टेंशन स्टील, कंप्रेशन स्टील और जो टेंशन स्टील है, दोनों को जब हम टाई अप कर दे रहे हैं स्टीरअप से, दोनों को एक साथ जब जोड़ दे रहे हैं, तब इसको बोलेंगे कि फ्लेंज सेक्शन है, और इसी के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, इसको बोलेंगे फ्लेंज सेक्शन, ना कि जो भी टी बीम या फिर एल बीम देखा उसको बोल देंगे फ्लेंज सेक्शन, नहीं, उसका डिजाइन किस तरह से होना चाहिए कि आपका कंप्रेशन जोन का स्टील और टेंशन जोन का स्टील है, दोनों एक साथ बंधा होना चाहिए स्टीरअप के माध्यम से, ठीक है। तब आपका जो बीम है और जो ऊपर वाला पोर्शन जो दिख रहा है फ्लेंज का, जो वेब का और फ्लेंज का, दोनों एक साथ बेंडिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इसमें बेंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, या फिर अगर फेल होगा तो इसमें ये दोनों के बीच में आपका रिलेटिव मूवमेंट हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, इसमें रिलेटिव मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप स्टील प्रोवाइड कर दे, स्टीरअप्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं जो शियर को रोकता है। आप अगर शियर पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि स्टीरअप्स का क्या काम है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बात आती है कि अगर मान लीजिए कि आप टी बीम बना रहे हैं, ठीक है, टी बीम तो आपने बना रहा है, टी बीम बना लिए, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये टी बीम अगर स्लैब में है, इस तरह से अगर है, एक पहले जो फिगर बना रहे थे वही फिगर, ये आपका टी बीम हुआ, यहां से यहां तक जो आपका सेक्शन जो दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, ये टी बीम हुआ। तो क्या ये जो टी बीम है, इसका बी हम कहां से क्या तक लेंगे, यानी कि जो विड्थ बी ले रहे हैं, ये कहां से कहां तक लीजिएगा, या फिर पूरा लीजिएगा, या फिर आधा लीजिएगा, या फिर कितना तक लीजिएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये टोटल ये पूरा स्लैब है, यहां से पूरा, यहां से लेकर यहां तक अगर स्लैब जाता है, अब टी शेप केवल यहां से यहां तक दिख रहा है, तो ये कहां तक इफेक्टिव होगा, कहां तक इसका विड्थ लेंगे, तो कहां तक लेंगे, जहां तक उसका एक बी निर्धारित किया जाता है, और उस जो बी को निर्धारित किया जाता है, उस बी एफ, उसको डिनोट करते हैं बीएफ से, और बीएफ को बोलते हैं कि वो इफेक्टिव डेप्थ है। यानी इफेक्टिव डेप्थ क्या हुआ कि एक ऐसा विड्थ टी बीम का, फ्लेंज, टी बीम के फ्लेंज का एक ऐसा विड्थ जो बेंडिंग में पार्टिसिपेट करता है, दैट विड्थ ऑफ टी सेक्शन या फिर फ्लेंज सेक्शन that participates in bending, then that width of flange is known as effective width, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर इधर लोड लगता तो हो सकता है इधर की ओर बेंड कर जाए, इधर लोड लगेगा हो सकता है इधर की ओर बेंड कर जाए, लेकिन अगर इधर लोड लगेगा तो इसके साथ जब बेंडिंग होगा तो इस पोर्शन के साथ ही बेंडिंग होगा, यानी कि आपका वेब भी पार्टिसिपेट करेगा बेंडिंग में, ठीक है। तो इसीलिए आप जब भी डिजाइन कीजिएगा टी बीम, तो वो इफेक्टिव विड्थ के अंदर ही डिजाइन किया जाता है हमेशा। तो ये बात है कि इफेक्टिव विड्थ निकालेंगे कैसे, ये इफेक्टिव विड्थ निकालने का क्या फॉर्मूला है, किस तरह से निकालेंगे, तो इसके लिए आईएस कोड कुछ आपको कोडल प्रोविजन देता है, उसके थ्रू हम लोग निकालेंगे। टी बीम का किस तरह निकालेंगे, एल बीम का किस तरह से निकालेंगे। अब पूरा बी नहीं लिया जाता है, बी लिया जाता है इफेक्टिव, जहां तक वो बेंडिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आपका फ्लेंज्ड बीम का इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालेंगे। आपका कोडल प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है, आपका जो संविधान है, जो आपका मेन संविधान है, उसमें दिया हुआ है। हाँ, चलिए, हम लोगों ने कहा था अभी कि इफेक्टिव विड्थ किस तरह से निकालेंगे। तो इफेक्टिव विड्थ निकालने के लिए पहला तो है कि वो बीम आपका आइसोलेटेड है या फिर बीम स्लैब सिस्टम के अंतर्गत आता है। यानी कि आइसोलेटेड कहने का क्या मतलब हुआ, आइसोलेटेड बीम। और दूसरा आपका इसी में एक पार्ट आएगा बीम स्लैब सिस्टम, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया था। आइसोलेटेड बीम हुआ कि अगर आप केवल टी बीम डिजाइन कर रहे हैं, अगर आपका बीम जो टी बीम जो डिजाइन कर रहे हैं, अगर केवल टी बीम डिजाइन कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड टी बीम। लेकिन आपका स्लैब के साथ बीम अगर डिजाइन कर रहे हैं, जैसे आपका मान लीजिए कि आप स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, इसी में आप इस तरह से टी बीम डिजाइन कर दिया, कहीं कहीं टी बीम लगा दिया, तो अगर एक साथ दोनों कंस्ट्रक्शन है, यानी कि स्लैब का और बीम का दोनों में एक साथ कंक्रीटिंग किया जा रहा है, एक साथ बनाया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये बीम स्लैब सिस्टम है। अगर एक साथ नहीं किया जा रहा है, केवल बीम स्पेशली डिजाइन किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आइसोलेटेड बीम है, ठीक है। अगर केवल बीम
बनाया जा रहा है तो वो आइसोलेटेड बीम हुआ। अगर बीम के साथ स्लैब दोनों एक साथ कंक्रीटिंग किया जा रहा है, एक साथ कास्टिंग किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बीम स्लैब सिस्टम। तो जनरली अगर क्वेश्चन में आपको अगर आइसोलेटेड का पूछेगा तो लिख देगा कि आपका आइसोलेटेड बीम का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालिए या फिर आइसोलेटेड बीम डिजाइन कीजिए। अगर आपको नहीं लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको बीम और स्लैब सिस्टम का वो क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आइसोलेटेड रहेगा तो पक्का क्वेश्चन में लिखा रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो आप इससे डिजाइन करिए, कोई गलती नहीं होगा, कोई नहीं इसको काटेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आइसोलेटेड बीम पढ़ रहे थे। आइसोलेटेड बीम स्लैब सिस्टम का कैसे इफेक्टिव विड्थ निकालेंगे, आइसोलेटेड बीम का, सॉरी। हाँ, तो देखिएगा ये आपका टी बीम इस तरह से हुआ, इसका जो आपका विड्थ, ये जो हुआ आपका, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव, इसको केवल बी मानिए, इसको केवल एक्चुअल विड्थ बी है, ये एक्चुअल विड्थ बी है। लेकिन अगर इसको इफेक्टिव विड्थ क्या होगा, तो इफेक्टिव विड्थ उससे कुछ कम होगा। यहां तक मान के चलते हैं आपका कि ये आपका इफेक्टिव विड्थ हो गया, ये आपका बीएफ है, यानी कि इफेक्टिव विड्थ। ठीक है, और डेप्थ ऑफ ये जो दिया हुआ है आपका, ये चीज ये है आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज, डीएफ, कैपिटल डीएफ, यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का डेप्थ है। और ये जो आपका टेंशन में जो स्टील लगा हुआ है, इसके सेंटर से अगर अपर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस ले तो आप जानते होंगे इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ डी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे विड्थ ऑफ वेब, बी डब्ल्यू। और ये जो आपका हुआ, ये वाला जो पोर्शन, ये है डी डब्ल्यू, यानी कि डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। इस वाला पोर्शन को फ्लेंज बोलते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से सेक्शन है तो इस तरह से उसका नॉमिनेशन करते हैं। ठीक है, तो आपका ये चीज जो है आइसोलेटेड बीम स्लैब सिस्टम का अगर है तो उसका किस तरह से हम लोग बीएफ निकालते हैं, यानी कि इफेक्टिव विड्थ निकालते हैं। तो उसके लिए आपके संविधान में एक चीज दिया हुआ है कि जब आपका बीएफ निकालना हो द मिनिमम ऑफ पहला चीज एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। और दूसरा चीज है आपका कि केवल बी, दोनों में जो मिनिमम, इसमें या फिर इसमें जो मिनिमम होगा वही आपका इफेक्टिव विड्थ होगा। तो एल नॉट बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, या फिर जो आपका एक्चुअल विड्थ बी है, दोनों में जो मिनिमम आएगा, दोनों कैलकुलेट करके देखेंगे, दोनों में जो मिनिमम आएगा वो आपका आएगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिए। अब बात आती है कि बी डब्ल्यू पता है आपको, बी पता है, बी डब्ल्यू आपको पता रहेगा, बी पता रहेगा, और एल नॉट नहीं पता है। एल नॉट क्या है, तो एल नॉट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी केवल समझिए कि अगर आपको आइसोलेटेड बीम का अगर इफेक्टिव विड्थ निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर यही किसके लिए है, ये है टी बीम के लिए, याद रखिएगा, ये है टी बीम के लिए फॉर्मूला। अगर वही अगर एल बीम होता, अगर ये बीम एल बीम हो तो किस तरह से डिजाइन करेंगे, किस तरह से इसका इफेक्टिव विड्थ निकालेंगे। तो पहले तो समझिए कि एल बीम होता किस तरह का है। मेन मान के चलिए कि आपका एक्चुअल विड्थ है, तो आपका इफेक्टिव विड्थ कुछ इधर आएगा। तो ये हुआ आपका बी एफ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये आपका हुआ डी एफ डेप्थ ऑफ फ्लेंज। आपका जो टेंशन स्टील लगेगा यहां पे लगेगा, तो ये हुआ आपका एक्चुअल डेप्थ नहीं, सॉरी, इफेक्टिव डेप्थ। और ये जो हुआ आपका बी डब्ल्यू हुआ, विड्थ ऑफ वेब। ठीक है, तो अगर इस तरह से है, ये आपका एएसटी है, ये भी एएसटी है। तो अगर इस तरह से सेक्शन आता है,
ये डेप्थ ऑफ वेव हुआ। इस तरह से सेक्शन आता है अगर एल बीम का है, आइसोलेटेड बीम है, आइसोलेटेड बीम है, अगर टी बीम है आइसोलेटेड में तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आइसोलेटेड में एल बीम होता है तो जो कुछ नहीं इसका केवल आधा कर देते हैं, यानी कि बी डब्ल्यू सॉरी बी एफ बराबर हो जाएगा आपका मिनिमम ऑफ क्या, पहला में आपका 0.5 एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, या फिर दूसरा नंबर में है आपका बी। दोनों में जो आपका मिनिमम होगा वो चीज आपका हो जाएगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ में कॉपी भी रखिएगा। सिनेमा नहीं चल रहा है कि आप देखिएगा मजा लीजिएगा, सिनेमा नहीं चल रहा है, ये आपका पढ़ाई हो रहा था, इसको नोट करते जाइए साथ साथ। ठीक है, भले ही आपको मिल जाए, लेकिन ये चीजें अगर हम बता रहे हैं इसको आप नोट करते चलिएगा तो ये आपके अपने बाप का माल है। ठीक है, ये अपने बाप का माल हो जाएगा, समझे। चलिए तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। हाँ, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि देख रहे हैं दोनों में एल नॉट आ रहा है, तो आखिर ये एल नॉट है क्या। एल नॉट को समझने के लिए एक चीज देखते हैं। हाँ, तो आपका एल नॉट जो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, जहां पर अगर आपका जीरो मोमेंट आता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो अगर आपका दो पॉइंट के बीच जहां अगर आपका जीरो मोमेंट आता है तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। जैसे आपका मान लीजिए कि बीम ये है, सिंपली सपोर्टेड अगर आपका बीम है, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, पहला केस में आता है सिंपली सपोर्टेड, दूसरा केस में आता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जाहिर सी बात है जब सिंपली सपोर्टेड होता है तो आप जानते हैं कि एल इफेक्टिव कितना होता है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन सपोर्ट्स, यानी कि आपका ये हुआ एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव कहां से कहां तक, सपोर्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस एल इफेक्टिव होता है। तो इसमें जो होता है आपका एल नॉट, अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें इस तरह से, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको याद होगा जब आप 100 में पढ़े होंगे तो बीच में जो होता है मैक्सिमम होता है और इंड पर जीरो होता है, यानी कि सपोर्ट के मिड पर जीरो होता है। तो आपका जो कॉन्ट्राफ्लेक्सर कौन कौन सा पॉइंट बना, पॉइंट ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है इसी को बोल रहे हैं हम लोग एल नॉट। इसको क्या बोल रहे हैं, एल नॉट। और हम जब सिंपली सपोर्टेड का बात करेंगे तो जो एल नॉट होगा हमेशा एल इफेक्टिव के बराबर होगा, ये चीज है। एल इफेक्टिव आप निकाला जानते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, तो यही हुआ आपका एल नॉट। एल नॉट यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, और ये जो होगा हमेशा एल इफेक्टिव के बराबर होगा सिंपली सपोर्टेड केस में। अगर ये कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में होता तो किस तरह से होता, अगर ये कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में होता, अगर ये कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में होता तो आपका एल इफेक्टिव तो हम लोग जानते हैं सेंटर टू सेंटर होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जब आप निकालिएगा तो आप जब पढ़े होंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो याद होगा कॉन्टिन्यूअस बीम का कैसे होता है कि जो सपोर्ट पर होता है वो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से यहां पर चला जाएगा। यहां से अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा तो कुछ इस तरह से चल जाता है। ये आपका मान लीजिए कुछ इधर कुछ होगा इसी तरह से, इस तरह से हुआ। जो यहां पर जो मिड में होगा वो मैक्सिमम होगा। ये पाराबोलिकली वैरी करता है, ये लोड पे डिपेंड करेगा किस तरह का आपका लोड लग रहा है। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि आपका एल इफेक्टिव टू सपोर्ट के मिड पे डिस्टेंस है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो हो रहा है वो उससे कुछ अंदर में हो रहा है, यानी कि इससे के जो बीच में जो डिस्टेंस होगा आपका यही आपका एल नॉट है। तो एल नॉट इज लेस देन एल इफेक्टिव, तो कितना भाई, तो एल नॉट जो होगा इसमें 0.7 एल इफेक्टिव के बराबर होगा कॉन्टिन्यूअस के केस में।
ठीक है। तो आप एल नोट यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, आप फॉर्मूला में डालिएगा आइसोलेटेड वाला में, तो आपको मिल जाएगा इफेक्टिव विड्थ। अगर आप एल नोट एल इफेक्टिव अगर पता हो तो, अगर एल इफेक्टिव नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कीजिए, नहीं तो इसके लिए हम जब स्लैब पढ़ाएंगे तो उसमें दे देंगे एल इफेक्टिव का किस तरह से निकालते हैं। स्लैब में इसका जरूरत है, इसमें भी जरूरत है, लेकिन आपको जनरली इसमें क्वेश्चन देगा एल इफेक्टिव दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम चांसेस में आपको एल इफेक्टिव दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तब तो स्लैब पढ़ने के बाद आपको पता चल ही जाएगा क्या फर्क पड़ता है स्लैब में पढ़े या बी में पढ़े, पढ़े तो वही चीज ना। हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी जो पढ़ रहे थे वो आइसोलेटेड के लिए पढ़ रहे थे कि आइसोलेटेड में हम लोग इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालते हैं। उसमें एल नोट जो आया था वो एल नोट निकालने का हम लोग देखा था, कंटिन्यूअस वी में एल नोट जो होता है एल इफेक्टिव के बराबर होता है, और सॉरी सिंपली सपोर्टेड में एल नोट एल इफेक्टिव के बराबर होता है, और कंटिन्यूअस में एल नोट इक्वल टू 0.7 एल इफेक्टिव होता था। ठीक है, तो एल नोट किसी में या फिर आइसोलेटेड हो या फिर बीम स्लैब सिस्टम हो, दोनों में एक ही तरह से निकालेंगे। लेकिन जो आइसोलेटेड में इफेक्टिव विड्थ निकालते थे उसका फॉर्मूला अलग था। तो दूसरा जो हम लोग बताए थे, हमने बताया था कि एक होता है बीम स्लैब सिस्टम, बीम स्लैब सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन किया था। मोनोलिथिक का मतलब हुआ कि दोनों एक साथ कंस्ट्रक्शन किया था, मोनोलिथिकली इस तरह से का किया था, यानी कि कंक्रीट और स्लैब दोनों एक साथ कंक्रीटिंग किया था, दोनों एक साथ कास्टिंग किया था, तो उसको बोलते हैं कि मोनोलिथिकली कास्ट किया गया है। तो जब बीम स्लैब सिस्टम आएगा तो उसमें जब टी बीम आपका आएगा तो टी बीम में आप किस तरह से एल इफेक्टिव निकालेगा, तो पहले इसको समझते हैं कि आखिर किस तरह से अगर इसका प्लान या फिर एलिवेशन बनाइएगा, साइड भी बनाइएगा तो किस तरह से बनेगा। जैसे आपका मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका स्लैब है, ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए पढ़ा रहे हैं तो उसको लिखते जाइएगा, अपने साथ लिखते जाइए, नहीं तो फिर ये किसी और के बाप का माल हो जाएगा, कोई और हक जमाएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद के कॉपी पर भी इसको नोट डाउन करते जाइएगा। भले ही नोट्स आपको मिल जाए लेकिन रफ के कॉपी पर इसको लिखते जाइए, तब ज्यादा समझ में आएगा। जब भूलिएगा ना तो इसी चीज को देखेगा तो याद आएगा, नोट्स देखिएगा तो याद नहीं आएगा, इसी चीज को देखेगा तो आपको याद आएगा। अगर इसका एलिवेशन बनाए तो साइड व्यू बनाए तो इस तरह से, अगर इधर से देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहां से कट कर दिया जाए, यहां से अगर हम कट करते हैं दोनों तरफ से तो इस तरह का आपको सेक्शन दिखेगा। यहां के बाद फिर एक बीम है, फिर एक बीम है सामने, फिर एक बीम है, इस तरह से है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये सारा का सारा क्या इसको डिनोट करते थे, बी डब्ल्यू, ये भी आपका बी डब्ल्यू, ये भी बी डब्ल्यू, और ये भी सर यहां भी एक बीम बनेगा, एल बीम। बी डब्ल्यू ये जो था कितना क्या होगा, ये होगा B1, ये अगर मान लीजिए हो सकता है B2 भी हो सकता है, या फिर सब बराबर भी हो सकता है, ये B3 हो सकता है, ये हो जाएगा आपका B4 हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से सेक्शन दिख रहा है तो आप टी बीम मान लीजिए कि अगर कट करते हैं, सबसे पहली बात कि यहां से कट किया, एक यहां से कट किया, यहां से कट किया, यहां से कट किया, तो 1 2 3, ये जो तीन जो पोर्शन दिख रहा है बीच वाला इंटरमीडिएट पोर्शन वो टी बीम है, और जो जो इंड वाला दोनों तरफ जो इंड वाला दिख रहा है वो एल बीम है। तो टी बीम का किस तरह से निकालेंगे, एल बीम का किस तरह से निकालेंगे। बोर्ड तो है छोटा, एटीसी वाला मजा तो नहीं है, लेकिन आपको काम तो इसी में चलाना है। एटीसी वाला बहुत मजा नहीं है, लड़के लोग समझ रहे होंगे इस बात को। इसको मिटाते हैं। हाँ देखिए, अगर टी बीम है, अगर टी बीम है तो किस तरह से इसका लिखेंगे, अगर ये एल बीम होता तो इस तरह से, किस तरह से इसका इफेक्टिव विड्थ निकालते हैं, यानी कि बी एफ इसका टी बीम का क्या होगा, तो बी एफ टी बीम का हो जाएगा आपका मिनिमम ऑफ, पहला में एल नॉट बाई
6 प्लस L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, और जो दूसरा पोर्शन होता है B1/2 प्लस BW प्लस B2/2। ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो आपका BF देगा। किसके लिए? टी बीम में, बीम स्लैब सिस्टम के लिए। अगर यही BF आप निकालिएगा एल बीम के लिए तो इसमें आ जाएगा मिनिमम ऑफ, पहला होगा आपका जैसे उस तरह से आधा करते थे, इसमें भी होगा L0/12 प्लस BW प्लस 6DF, और दूसरा में हो जाएगा B4/2 प्लस BW, B4/2 प्लस BW। तो ये B4 क्या है? B4 आपका ये वाला पोर्शन है, आपका इसी सेक्शन में बना है ना, एल सेक्शन। अगर इधर रखते तो B1 रखते, उधर वाला निकाल रहे हैं तो B4 प्लस BW, B4/2 प्लस BW। तो ये हुआ आपका, ये दोनों कैलकुलेट कीजिएगा, दोनों में जो मिनिमम आएगा वो आपका इफेक्टिव विड्थ होगा एल सेक्शन के लिए बीम स्लैब सिस्टम में। अगर बीम स्लैब सिस्टम में टी के लिए निकालना है तो आपको ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो निकालना होगा। ठीक है, तो यही है आपका। अब हम लोग एक आध न्यूमेरिकल देखें। देखिए, इससे अगर आपको इफेक्टिव विड्थ निकालना था गेट वगैरह में या फिर एसएससी में एकदम खरे खरे सवाल पूछ देगा कि आपको इफेक्टिव विड्थ निकाल के दीजिए, आपको एल इफेक्टिव पता रहेगा और BW आपको पता रहेगा और DF पता रहेगा, आपको क्या देगा कि आप डायरेक्ट निकालिए। तो निकालने का तरीका आपको हम बता दिए हैं, तो एकदम खरे खरे पूछ देगा, इसलिए आपको एकदम खरे खरे जवाब देना होगा। करते हैं तो उस पर एक न्यूमेरिकल देखिए। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पाउज करके पढ़ लीजिएगा इसको। लिखा हुआ कि कैलकुलेट द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, मतलब फ्लेंज का इफेक्टिव विड्थ निकालिए फॉर एन आइसोलेटेड टी बीम। देखिए इसमें लिखा हुआ है आइसोलेटेड टी बीम। इसमें जब लिखा हुआ है तो आपको एक चीज पता चल जाएगा, तो जो पहले दो फॉर्मूला लिखाए थे आइसोलेटेड टी बीम, यानी कि पहलका सबसे जब पहलका फॉर्मूला लिखवाए थे वो फॉर्मूला लगाना है। क्या है कि ओवर सिंपली सपोर्टेड, यानी सिंपली सपोर्टेड वाला के केस में स्पैन दिया हुआ है 8 मीटर, इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है। देखिए ये जो स्पैन दिया हुआ है, इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है 8 मीटर। सेक्शन डिटेल्स आर गिवन बिलो, सेक्शन डिटेल्स आपको नीचे दिया हुआ है। तो ये सारा चीज जो दिया हुआ है ये mm में दिया हुआ है, ये सारा चीज mm में दिया हुआ है, सारा चीज mm में दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको पता क्या चला था, पहले तो देखेंगे कि गिवन क्या है। पहले गिवन लिखिए कि आपको पता है एल इफेक्टिव पता है 8 मीटर, अगर इसको mm में देखेंगे तो 8000 mm। दूसरा चीज हो गया आपका कि एक्चुअल विड्थ B आपको पता है 2000 mm। ठीक है, अब आपका पता है इफेक्टिव डेप्थ जो है D है AST के टेंशन एंड एनफोर्समेंट के सेंटर तक है ऊपर से, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ हुआ। तो यह हुआ आपका 700 mm। 200 mm है आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज। BW है आपका 400 mm। तो इतना सारा चीज दिया हुआ है। और एक चीज कहा गया है आपको कि ये जो सिंपली सपोर्टेड है, ये जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड है, और दूसरा केस में कि आइसोलेटेड टी बीम है। तो आप निकालिएगा, तो आप पढ़े थे कि फॉर सिंपली सपोर्टेड के लिए, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि L0 जो होता है हमेशा L इफेक्टिव के बराबर होता है। जब L0 L इफेक्टिव के बराबर होगा तो L इफेक्टिव आपको पता है 8000, तो यानी कि L0 का वैल्यू हो जाएगा 8000 mm। दूसरा कहता है कि आइसोलेटेड टी बीम है, तो आइसोलेटेड टी बीम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? BF बराबर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, यानी कि BF बराबर आप लोग जानते हैं मिनिमम ऑफ L0 by B प्लस 4 प्लस BW या फिर BW, दोनों में जो मिनिमम होगा, सॉरी B केवल, दोनों में जो मिनिमम होगा वही आपका होगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। L0 आपको पता चल गया 8000 है, फिर L0 आप 8000 रख दीजिए। अब बाई B आपको पता है B कितना है 2000, एक्चुअल विड्थ 2000 प्लस 4 प्लस BW है 400। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आपका B आपको दिया हुआ है 2000 mm। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 1400 mm। तो आप जब देख रहे होंगे कि दोनों में मिनिमम क्या है, पहलका का आपका है 1400 mm
और दूसरा का है 2000, तो दोनों में मिनिमम 1400 हुआ। तो यानी कि आपका जो BF आएगा, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज जो आएगा वो 1400 mm होगा। यही आपका आंसर हुआ। तो सिंपल चीज है, आपको केवल पता होना चाहिए किस केस है। आप केस पहचानना आ गया, आपको ये पता चलेगा कि सिंपली सपोर्टेड है या कंटिन्यूअस है, तो वहां से आप एल नोट निकाल लीजिएगा और जो केस का जिक्र किया हुआ रहेगा उसमें दे देगा। अगर ये आइसोलेटेड नहीं दिया हुआ रहता तो बीम स्लैब सिस्टम का फॉर्मूला यहाँ पर कैलकुलेट लगाते और उससे निकालते। ठीक है, आइसोलेटेड रहेगा, हमेशा दिया हुआ रहेगा और इसमें कुछ खास नहीं है। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ देखिए, एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ निकालिए, कॉन्टिन्यूअस बीम दिया हुआ है, तो कॉन्टिन्यूअस बीम का फिगर दिया हुआ है। देखिए आप समझ सकते हैं कौन सा बीम आइसोलेटेड होगा कि बीम स्लैब सिस्टम होगा। जाहिर सी बात है बीम स्लैब सिस्टम आपको दिख रहा है। जब बीम स्लैब सिस्टम है, आपको इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है और कॉन्टिन्यूअस के केस में है। किस केस में है? कॉन्टिन्यूअस के केस में। तो जब हम लोग पहले तो गिवन लिखिए, आंख मूंद के पहले गिवन लिखिए। आपको एल इफेक्टिव पता है कितना है, 30 मीटर है, यानी कि 30,000 mm। हाँ, डेप्थ ऑफ फ्लेंज आपको पता है DF 100 mm है। B1 पता है 2000 mm, B2 पता है 2500, BW पता है 400 mm। हाँ, तो आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस जब बीम आता है तो कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए आप जो फोर कॉन्टिन्यूअस बीम क्या होता है? एल नोट बराबर 0.7 एल इफेक्टिव। तो 0.7 इंटू एल इफेक्टिव पता है आपको 30 अगुने 10⁻³ mm, यही ना होता। इतना ही रखिए आप, इतना mm हुआ आपका। ठीक है, तो आपको जब एल नोट पता होगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। BF बराबर क्या फॉर्मूला होता था बीम स्लैब सिस्टम में? तो BF बराबर होता है मिनिमम ऑफ, पहला केस एल नोट बाई 6 प्लस, पहला केस है टी बीम है ना, एल नोट बाई 6 प्लस BW प्लस 6DF, दूसरा में B1/2 प्लस BW प्लस B2/2। दोनों में जो मिनिमम होगा वही होगा। तो आप निकालिए, पहले का केस में वैल्यू डालिए। तो एल नोट आपको पता है 0.7 इंटू 30 इंटू 10⁻³ mm बाई 6 हो जाएगा, प्लस BW आप वैल्यू डालिए। BW आपका क्या होगा 400 प्लस 6DF 6 इंटू DF आपको पता है 100, और दूसरा आपको पता चल जाएगा B1 आपको पता है 2000/2 प्लस BW आपको पता है 400 प्लस 2500/2। तो दोनों में मिनिमम क्या आया? तो इसको जब कैलकुलेट कीजिए आप, ऊपर वाला का जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 4500, और जब नीचे वाला का कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 2650। तो यानी कि आपका जो BF आया, जो आपका BF का जो आंसर आया वो आपका आ जाएगा 2650 mm। यही आपका आंसर होगा। तो 2 क्वेश्चन हो गया। बाकी आप बुक से बनाइएगा, बुक में क्वेश्चन है दिया हुआ। एक क्वेश्चन आपके नोट्स में प्रोवाइड रहेगा। ठीक है, एक नोट्स में क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको बना लीजिएगा, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, गेट में इससे एकदम सवाल पूछ देगा।